मेरे घर वालों ने मेरी शादी 16 साल के बच्चे से करा दी थी, जबकि मैं 26 साल की जवान कनवारी लड़की थी। मुझे भी एक जवान लड़के की जरूरत थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी एक बच्चे से कर दी। ताहम 16 साल के इस बच्चे ने पहली ही रात मेरे होश उड़ा दिए। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और लाइलाज मजबूरी में अपने 16 साला खावंद का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई आरज़ुएं ना थी, बल्कि मुझे अपने वालिद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक छोटे बच्चे से करा दी कि कम अज़ कम मैं अबुआ के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक बार भी मेरे जज्बात के बारे में नहीं सोचा। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसी 26 साला नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मेरे साथ शादी की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 16 साल का बच्चा मेरे लिए जानकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना वालिद ने मेरे जज्बात की परवाह की, ना मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा। ये सोचकर मेरा सर फट रहा था, मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता न था। मेरे घर वाले मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गए थे, लेकिन मुझे ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की बारिश होती रही। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कि मेरा खावंद आया होगा, लेकिन एक 20 साल की लड़की मेरे पास आई। मैं तो अपनी ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी बेखबर थी कि ये लड़की कौन है। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर जिमी हुई थी। वो मेरे सामने बैठी और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो साइमा। तुम्हारे हाथ पांव कितने नर्म और नाजुक हैं। तुम्हें कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने मेरे भाई के साथ तुम्हें रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म किया है। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी नंद है। वो रिवायती नंद वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि इसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने बगैर कुछ कहे चंद आंसू बहा दिए। फिर वो कहने लगी, वो मेरा भाई भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है, और मेरे बाप ने तुम्हारे बाप की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ ये रिश्ता निभा लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिला दूंगी। मैं सोचने लगी, वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने वालिद से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर बाहर चली गई। इसके बाद एक 16 साल का बच्चा मेरे कमरे में आया और पहली ही नज़र में मैं जान गई कि यही मेरा खावंद है। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इसी जैसा होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार मेरी चूड़ियों से खेलते हुए कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत अच्छी लग रही है। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 16 साल का था, लेकिन मेरा खावंद था, और ये सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराया और कहने लगा, साइमा, अब तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं। एक 16 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। फिर मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूं और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूं। इसने कोई एतराज नहीं किया। मैं गुस्ल खाने में गई। काफी देर शावर खोलकर नीचे खड़ी रही, अपने आंसुओं को पानी में मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे शावर के नीचे खड़े काफी देर गुजर चुकी थी कि अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जिमी हुई हैं। मैंने घबराकर उधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम ऐसा था कि इसमें कोई खिड़की नहीं थी। क्या कमरे में कोई और मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ मेरा खावंद था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर आ गई।
मेरा खावंद बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था। मैं खामोशी से दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थीं कि कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं नींद में घबराकर उठकर बैठ गई। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेज पर रखे लैंप को ऑन किया। अपने साथ बिस्तर पर पड़े अपने खावंद पर नजर डाली जो पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसीलिए ऐसा लगा होगा कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की। ये सोचकर मैं दोबारा लेट गई और फिर गहरी नींद सो गई। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था। ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। खावंद तो गहरी नींद में था। मैंने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा, सब ठीक ठाक लग रहा था। मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ और थी। थोड़ी देर में मैं ताज़ा दम होकर कमरे से बाहर आई तो सामने मेज पर खावंद के वालिद यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आओ सामा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने कुर्सी अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली बार देख रही थी, उन्हें तो मैं अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे वालिद के दोस्त थे और उनका हमारे घर आना जाना रहता था। लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नज़रें हमेशा मुझे मेरे वजूद के आसपास महसूस होती थी और अब जिस तरह वो मुझे अपने करीब बिठा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जानबूझकर कुर्सी उनसे दूर रखी और बैठ गई। मैं सर झुकाए नाश्ता करने लगी, लेकिन सारा वक्त मुझे यूं लगा जैसे उनकी नज़रें मुझ पर लगी हुई हैं। थोड़ी ही देर में मेरी नंद आई और मेरे बराबर बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी। फिर अपने वालिद के सामने उसने बड़े शरारती अंदाज में मुझसे पूछा, रात को मेरे भाई ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मुझे इससे इस सवाल की तवक्को हरगिज नहीं थी। मैं एकदम शर्मिंदा हो गई और मेरी नज़र जैसे ही अपने ससुर पर पड़ी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी नंद ने फौरन बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि भाई बहुत शरारती है और रात को इतनी आसानी से सोता नहीं। मैं इसे बहुत सी कहानियां सुनाती हूँ, तब जाकर वो सोता है। इसलिए पूछ रही थी कि कल उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और खामोशी से नाश्ता करती रही। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक मेरी नंद कहने लगी, अबुआ ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में भाई का रिश्ता तुमसे करवाया था, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम अबुआ का ख्याल रखा करो। अम्मू के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेले हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि अबुआ अपने कमरे में चाय पीते हैं, तुम जाकर अबुआ के कमरे में उन्हें चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम घबरा गई, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरना मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गए। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके करीब बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे मेरे करीब आए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूं मेरा बेटा तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस चंद दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। ये ससुराल तो मेरे लिए गिले का फंदा बन चुकी थी। सिर्फ 16 साल का खावंद ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। इतने में मेरा खावंद सामने आया और भागते हुए मेरे गिले से लग गया। कहने लगा, साइमा,
आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो मैं बहुत घबरा गया था। खावंद की यह कुर्बत मुझे पिघला रही थी। इसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा खावंद था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत आते ही मेरा दिल उसकी जानिब मुड़ने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, आइंदा मेरे करीब मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, मेरी नंद आई और मेरे खावंद पर गुस्सा करने लगी। वो इतनी देर से क्यों उठा? इसके इम्तिहानात करीब हैं और उसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट कर मेरे खावंद को अपने साथ ले गए। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। रात के वक्त मेरी नंद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाभी, अपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम अज कम दूध पीकर सो जा। अपनी नंद की बात सुनकर मुझे अपनी नंद से प्यार आने लगा। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरा ख्याल रख रही थी। मैंने इसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी के लिए पी लिया। मेरा खावंद भी कमरे में आ चुका था। इसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। उसने एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे से फटी हुई थी। मेरा खावंद बिस्तर पर कहीं नजर नहीं आया। मेरी हालत काफी खराब हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहने हुए थी, लेकिन इस वक्त मेरा लिबास कंधे से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आलम में नीचे फर्श पर देखा तो मेरा खावंद नीचे पड़ा सो रहा था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और ये मेरा लिबास कैसे फटा था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके अपने खावंद को जगाया। वो आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने इसे बिस्तर पर वापस लुटाया और खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। मैं परेशानी के आलम में बैठी सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा खावंद तो 16 साल का बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे खावंद ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफी देर इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरा दरवाजा खुलते ही वहां से भाग गया। मैंने एक साए को तेजी से दूर जाते देखा था। इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। इस घर में मेरे खावंद के अलावा कोई और मर्द भी था। क्या वो मेरा ससुर था या कोई और? अगर मेरा ससुर था तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने बेटे की बीवी के साथ ये गलत काम करेगा? मैं अपने खावंद के घर में अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। इसी वक्त मेरी नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर कहने लगी, भाभी, सब खैरियत तो है? क्या हुआ? आप क्यों परेशान खड़ी हैं? मैंने डरते डरते इसे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा था या फिर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनकर वो भी हैरान हुई। कहने लगी, अबुआ तो सुबह से डॉक्टर के पास गए हुए हैं और मेरा भाई आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ। आपको यकीनन कोई वहम हुआ है। मैंने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने खुद एक साया देखा था, लेकिन इसे मेरी बात पर यकीन ना आया। वो यही सोच रही थी कि घर में इसके अलावा और कोई नहीं था। मेरी ज्यादातर कोशिश यही होती थी कि मैं ज्यादातर अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर के साथ कोई बात ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे डर लगता था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। खावंद के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से इसके साथ पेश आती। वो एक बेमां का बच्चा था और ये सोचकर मैं उसका ख्याल रखने लगी। शादी के बाद पहले चंद दिन ही मुझे कुछ गैर मामूली हरकत का एहसास हुआ था,
लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं पुरसुकून होकर अपनी नई जिंदगी गुजार रही थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो चुकी थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और मेरी दिलजोई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ मेरा खावंद भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होता। किचन में जाती तो चीजों की खुशबू से मेरा दिल घबराने लगता। ये देखकर मेरी तबीयत मजीद खराब हो जाती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत को ज्यादा बिगड़ता देखा तो मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले आई। डॉक्टर ने काफी सारे सवाल करने के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड करने भेजा। फिर जब रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी और ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। मेरा खावंद एक 16 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर मैं कैसे हामला हो गई? मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आपकी नई नई शादी हुई है, इसलिए खबर सुनकर अब थोड़ा परेशान हो गई है। मैं हैरान और परेशान अपनी नंद के साथ बाहर आए। इसके चेहरे की हवाएं भी उड़ी हुई थीं और उसकी जुबान पर ताला लग चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से अपनी नंद से कहा, यह सब कैसे हुआ? मेरे और तुम्हारे भाई के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ? मेरी नंद ने मेरे वजूद पर नजर डाली और बगैर कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश थी। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने मेरे ससुर बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मेरी नंद ने अपने बाप को मेरे हामला होने की खबर सुना दी। ये बात सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठकर खड़े हुए और नफरत के साथ मेरी तरफ देखने लगे। फिर कहने लगे, तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया? मैंने हैरत से अपने खावंद की तरफ देखा। वो 16 साल का बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा था, जबकि मैंने तो कभी इसे पूरे दिल से अपना खावंद नहीं माना था। मेरे ससुर अपने बेटे से गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा किसका है? क्या ये तुम्हारा है? उनके सवाल पर मेरा खावंद खामोश हो गया। वो अपने बेटे से कह रहे थे, अभी और इसी वक्त इस बदकिरदार लड़की को तलाक दो और यहां से उसे चलता करो। फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद ने बताया कि ये बच्चा किसका है तो उसने सारा सच बता दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का रात को इससे मिलने आता था, क्योंकि मैंने इसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी। वो लड़का मुझे इस्तेमाल करने के बाद मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते मेरे दामन पर दाग लगा गया और आज मैं इसी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसने हाथ जोड़कर मुआफी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि इसके गुनाह की सजा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकली गई थी। मेरा खावंद मुझे सहारा देकर कमरे में लाया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा। मेरे ससुर ने बेटी को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हो चुकी थी। कमरे में आकर मैं बेबस बैठ गई। मेरे खावंद ने मेरे पास आकर मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, सायमा, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ इसलिए नहीं आई थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बच्चा भी मेरा बच्चा होगा। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार उसे अपने खावंद की बजाय एक पक्के और भरोसे वाले दोस्त की तरह महसूस किया। मैंने इसे गले लगा लिया और कहा, शुक्रिया, तुमने मेरा साथ दिया। उधर मेरे ससुर की हालत निहायत खराब थी। उनकी बेटी ने उनके एतमाद को तोड़ दिया था। वो कमरे में बंद होकर रो रही थी। मैंने मेरे खावंद से कहा कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ।
वो कुछ देर सोचकर राजी हो गया। मैंने अपनी नंद के कमरे में जाकर उसे गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी में एक नया दुख दिया है, लेकिन साथ ही एक नया रिश्ता भी दिया है। तुम मेरी बहन हो, और चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने इसे दिलासा दिया और कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर ने हमें बुलाया। उन्होंने मेरी नंद को माफ कर दिया और कहा कि वो इस बच्चे को अपना पोता मानकर रखेंगे। उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी कि उन्होंने मुझ पर बेजा इल्जाम लगाया था। मैंने उन्हें भी माफ कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुस्से और जल्दबाजी में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। चंद दिनों बाद मेरी नंद ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बच्ची की शक्ल बिल्कुल इसके बाप जैसी थी, जिसने इसे धोखा दिया था। लेकिन मेरे ससुर ने बड़े प्यार से इसका नाम इफ़्फ़त रखा। मेरी नंद ने इस बच्ची को देखकर अपनी गलतियों पर पशेमानी का इजहार किया और फिर कभी किसी लड़के की तरफ नहीं देखा। दूसरी तरफ मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती गई। मेरा खावंद ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो समझ गया था कि मैं उसे अपना खावंद नहीं मानती, लेकिन उसने कभी मुझ पर जबरदस्ती नहीं की। वो हर रात मेरे पास आता, मेरे साथ बैठता, बातें करता और फिर अपने हिस्से पर सो जाता। 6 माह बाद जब मेरे पेट में बच्चा हरकत करने लगा तो मुझे ना जाने क्यों इस बच्चे से लगाव हो गया। मेरे खावंद ने एक दिन कहा, साइमा, मैं ये बच्चा अपना भाई मानूंगा, बेटा नहीं। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन तुम मेरे लिए माँ जैसी हो। इसकी बात सुनकर मैं मुस्करा दी। वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे की विलादत का दिन आ गया। मैंने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। मेरे ससुर ने इसका नाम शफकत रखा। मेरा खावंद इस बच्चे से इतना प्यार करता था जितना शायद कोई बाप अपने बच्चे से करता है। लेकिन फिर एक दिन वही पुराने शकूक और शुबहात फिर से जिंदा हो गए। मैं सोचती रहती थी कि आखिर वो रातें जब मेरे कपड़े फटे हुए मिलते थे, बिस्तर की चादर बिखरी होती थी और मुझे महसूस होता था कि किसी ने मुझे छुआ है, क्या ये सब सिर्फ वहम था या फिर हकीकत थी? एक रात मैंने अपने खावंद को देखा कि वो गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसे मेरे वजूद पर कोई हाथ फेर रहा है। इस बार मैंने हिम्मत करके आंख खोल ली। मेरे सामने खड़ा शख्स मेरा ससुर था। मैं चुप रही और उसे देखती रही। वो मेरे बालों को सहला रहा था, मेरी पेशानी को चूम रहा था, लेकिन इसकी नीयत में कोई बुराई नहीं थी। वो सिर्फ एक बाप की तरह मेरी देखभाल कर रहा था। अगले दिन मैंने इससे पूछ ही लिया, अबू अजान, क्या तुम वही थे? वो चौंक गए, लेकिन फिर आंखों में आंसू लेकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ की मौत के बाद तुम मुझे अपनी बेटी लगती हो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जगह रखा है। जो कुछ मैंने किया वो एक बाप का प्यार था, गलत नियत नहीं। मैंने उनके कदमों में सर रख दिया और कहा, अबू जान, अब मेरे लिए भी अबुआ ही हो। लेकिन ये बातें रात के वक्त मेरे कमरे में मुनासिब नहीं है। अगर कोई देख ले तो गलत फहमी हो सकती है। उन्होंने वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई। मेरा खावंद बड़ा होने लगा और मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई एक अच्छा इंसान है। इसने कभी मुझे अपनी बीवी नहीं समझा, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह इज्जत दी, और मैंने इसे अपना छोटा भाई मान लिया। हमने एक दूसरे का साथ दिया। मेरे ससुर ने मेरी बहुत इज्जत की। मेरी नंद ने भी अपनी जिंदगी संभाल ली और एक अच्छे घर में शादी की। इफ़्फ़त बड़ी हुई तो वो बहुत हुसैन लड़की थी, लेकिन उसने अपनी माँ की गलतियों से सबक सीख कर जिंदगी गुजारी। मेरी कहानी शायद एक अजीब कहानी है, लेकिन इसका अंजाम खुश आइंद रहा। हम सब ने एक दूसरे को कबूल किया, एक दूसरे की गलतियों को मुआफ किया और एक खुश घर बनाकर रहे।